दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स का एक अगला पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट देख लिए हैं प्रोवर्ब के, तो आज हम उसका इस सीरीज़ में प्रोवर्ब का अगला पार्ट देखेंगे। इसमें भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब हैं, जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू या हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसके बारे में देखेंगे कि ये जो हिंदी वाली कहावतें हैं इनको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, तो ये देखते हैं। तो चलिए पहली प्रोवर्ब देखते हैं। देखिए पहली प्रोवर्ब लिखी हुई है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो कहावत है हिंदी में, तो बात सही भी है। आवश्यकता क्या, जो हमारी ज़रूरत है, हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, चीज़ें जो उनका इन्वेंशन करते हैं। कोई अगर चीज़ का अगर कोई चीज़ इन्वेंट हुई है, कोई चीज़ का अगर आविष्कार हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ज़रूरत थी, तभी जाके वो चीज़ बनी। चाहे वो आविष्कार बल्ब का हुआ हो या फ़ैन का हुआ हो या कोई भी चीज़ हमें जो दिख रही है, उन सब का जो आविष्कार हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, तभी क्या होता है, उस चीज़ का आविष्कार होता है। तो वही वही लिखा हुआ है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो इसके लिए जो इंग्लिश में प्रोवर्ब बोली जाएगी वो क्या है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। देखिए कहीं ना कहीं ये तो उसका ट्रांसलेट ही है। ये जो इंग्लिश में प्रोवर्ब बोली जाती है वो कहीं ना कहीं वैसे ही है। देखिए नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता हो गई, मदर का मतलब जननी हो गया, और इन्वेंशन का मतलब आविष्कार हो गया। तो ये तो ईजी है, जैसे हिंदी में बोली जाएगी वैसे ही उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो इसको याद रखेंगे। और देखिए इसके बारे में कहा जाए, ये जो प्रोवर्ब निकली है, ये यूनानी जो दार्शनिक होते थे, यूनानी जो दार्शनिक हुए प्लेटो, तो उनकी एक फेमस बुक है रिपब्लिक नाम से। तो उन्होंने सबसे पहले जो ये प्रोवर्ब का यूज़ किया वो वहाँ यूज़ किया रिपब्लिक में। उन्होंने एक फेमस डायलॉग उनका बोला, आवर नीड विल बी द रियल क्रिएटर। मतलब जो हमारी जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं क्या है, रियल क्रिएटर है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट करेंगे, नई चीज़ों का सृजन करेंगे। तो बस यही इस प्रोवर्ब का मतलब है कि अगर हमारी आवश्यकता होगी तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, को इंग्लिश में बोलेंगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आगे देखते हैं। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या मतलब हुआ कि अपनी मुंह से ही खुद की तारीफ़ करना। अपने मुंह से ही खुद की तारीफ़ करना। इसके लिए जो इंग्लिश में प्रोवर्ब है वो क्या है, उसके लिए जो प्रोवर्ब है उसे बोलेंगे सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। तो इसके लिए जो इंग्लिश में प्रोवर्ब दी गई है वो ये दी गई है। तो अब इसमें भी देखिए कहा जाता है कि जैसे हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू खुद की लोग तारीफ़ करते हैं, है ना। तो उसी नीचे देखिए कहा गया सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज मतलब स्वयं की तारीफ़ के लिए कोई रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप खुद की प्रशंसा खुद ही करें। अगर आपने अच्छा काम किया है तो ऑटोमेटिकली आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, लेकिन खुद अपने वो तारीफ़ करना ये एक बैड हैबिट है। एक अमेरिकन फुटबॉल कोच हुए हैं जॉन मेडन करके। जॉन मेडन ने एक उनका बहुत फेमस कोट है कि सेल्फ प्रेज इज़ फॉर लूजर्स। सेल्फ प्रेज इज़ फॉर लूजर्स, बी अ विनर, स्टैंड फॉर समथिंग, ऑलवेज हैव क्लास एंड बी हम्बल। तो ये उन्होंने बोला है कि जो सेल्फ प्रेज है वो हारने वालों की निशानी होती है। हमेशा क्या है, विजेता बनिए और एक अपना क्लास मेंटेन करिए और हम्बल रहिए। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो अपने मुंह से खुद की तारीफ़ करते हैं वो अच्छी बात नहीं होती है। और जो उसके लिए जो इंग्लिश में प्रोवर्ब बोली जाती है वो बोली जाती है सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। आगे देखते हैं। अगली प्रोवर्ब देखिए लिखी हुई है, लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता है, इसका क्या मतलब है। अब लोहा लोहे को काटता है, इसका मतलब है कि जो कोई ऐसे दो व्यक्ति या दो ऐसी कोई चीज़ जो बराबर स्ट्रेंथ की हो, या दो व्यक्ति ऐसे हो जिनकी स्ट्रेंथ बराबर हो, या फिर दोनों की जो बुद्धिमानी का लेवल हो वो बराबर हो, तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे को उनमें जो चैलेंज होगा या उनमें जो टक्कर होगी वो बराबरी की होगी। तो वही कह रहा है कि लोहा लोहे को काटता है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, डायमंड कट्स डायमंड। देखिए हिंदी में लोहा है और इंग्लिश में उस कहावत में जो वर्ड यूज़ किया गया वो डायमंड, हीरे की बात की गई है। तो इसको याद रखेंगे कि यहाँ इसका डिट्टो ट्रांसलेशन नहीं किया गया। इसका जो हिंदी में कहावत है और इंग्लिश में कहावत है
वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो मीन्स है, जो मतलब है, जो कहना चाह रहा है, वो सेम है। इसको याद रखेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप टीम 2023, जो वर्ल्ड कप 2023 होगा क्रिकेट का, तो उसकी अभी लीग स्टेज के मैचेस की घोषणा की गई है। उसमें जो ग्रुप बी में इंडिया के साथ रखा गया है, इंडिया के साथ जो टीमें हैं, वो जैसे इंडिया हो गई, उसके साथ पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, और आयरलैंड हो गई, जिम्बाब्वे हो गई। तो ऐसे कुल मिला के 6 टीमें बनी है जो कि ग्रुप बी में है। इंडिया एक अच्छी टीम है क्रिकेट में। अब अगर उस ग्रुप में उसके साथ अगर बहुत ही कमज़ोर टीमें रख दी जाती, जैसे 2-3 तो हैं ही हैं, जैसे आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, और अगर मान लीजिए अफगानिस्तान रख दी जाती, नीदरलैंड रख दी जाती उसके साथ, तो वो फिर बराबरी का मुकाबला नहीं होता कहीं ना कहीं, क्योंकि वो क्रिकेट के मामले में बहुत अच्छी टीम है इंडिया, लेकिन अदर जो टीम है नीदरलैंड, आयरलैंड, वो उससे थोड़ा कम अच्छी है इस मामले में। लेकिन क्या किया गया है कि इसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान को रखा गया है। पाकिस्तान एक क्रिकेट बहुत अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका को रखा गया है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो बराबरी का मुकाबला है, यहाँ पे जो मुकाबला होगा वो बराबरी का होगा। यहाँ पे जो दोनों पार्टी है वो एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये जो कहावत है वहाँ उन पे सटीक बैठती है कि लोहा लोहे को काटता है, डायमंड्स कट डायमंड। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगली प्रोग्राम देखिए लिखी हुई है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। और इंग्लिश में इसका जो मतलब लिखा हुआ है टिट फॉर टैट। इसको तो हम बेसिकली बहुत यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा या हम लोग यूज़ करते हुए नज़र आते हैं कि जैसे को तैसा, मतलब जैसा जिसने हमारे साथ किया वैसा ही हम उसके साथ कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? टिट फॉर टैट बोलते हैं। एक बहुत फेमस केस याद है, जब 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तो पाकिस्तान के दौरे पे जब गए तो वहाँ किसी व्यक्ति ने ऐसे ही कह दिया कि कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है। तो उन्होंने भी फिर उससे पलट कर जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन पाकिस्तान बिना भी हिंदुस्तान अधूरा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कहावत, ये जो जो उन्होंने ये चीज़ बोली, तो इससे जो कहावत सिद्ध हुई वो कौन सी हुई? जैसे को तैसा। मतलब जिसने जैसा हमें दिया वैसे ही हमने उसको वापस कर दिया। क्या मतलब हुआ? गिविंग बैक एग्जैक्टली व्हाट वन रिसीव। जो कुछ हमें मिला हमने वैसा ही उसको वापस कर दिया। तो इसके लिए इंग्लिश में कहावत होगी वो क्या होगी? टिट फॉर टैट। इसको भी याद रखेंगे। अगली प्रोवर्ब देखते हैं। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अब इसमें जाहिर सी बात है, ईमानदारी की बात हो रही है कि जो ईमानदारी, जो लोग ऑनेस्टी का फॉलो करते हैं, वही यहाँ पे सर्वोत्तम नीति है। अब ईमानदारी होती क्या है? देखिए एक ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है, एक तरह से एक नैतिकता है, लेकिन इसका जो सामान्यतः जो तात्पर्य है वो सत्य से है, ट्रुथ से है, कि ये जो डिनोट करती है वो ट्रुथ को डिनोट करती है। लेकिन अगर ब्रॉडली बात करें, इसका ईमानदारी की अगर ब्रॉडली बात करें, तो इसका जो मतलब है वो मन, वचन और कर्म से अगर प्रेम, अहिंसा या अखंडता जैसे गुणों की बात करती है ये। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको क्या बोलेंगे? जो जिसमें ईमानदारी है, तो ऐसे व्यक्ति को विश्वासपात्र या निष्पक्ष व्यक्ति बोला जाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए जो इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है, कहीं ना कहीं देखिए उसका ट्रांसलेट ही है, कहीं ना कहीं जो दोनों का जो मतलब तो कैसे सेम ही है, लेकिन जो इंग्लिश में जो प्रोवर्ब बनाई है वो कहीं ना कहीं उससे मिलती है। देखिए ऑनेस्टी का मतलब भी ईमानदारी से होता है ना। सर्वोत्तम नीति है, बेस्ट पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं इसको भी याद करना ईजी है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, कोई इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद अब एक फेमस अमेरिकन फोर फादर रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने नाम सुना होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन का। इन्होंने कई सारे आविष्कार भी किए हैं। तो उनका एक बहुत ही फेमस, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, तो उसमें भी इस चीज़ का यूज़ किया था। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इफ़ आई लूज़ माई ऑनर आई लॉस माई सेल्फ। उन्होंने ये चीज़ बोला था कि जो ईमानदारी है वो सर्वोत्तम नीति है, यदि मैंने अपना ह्यूमर खोता हूँ तो मैं खुद को खो दूंगा। तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन फोर फादर्स रहे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर फादर्स में ये रहे हैं। तो उन्होंने ये बात भी वहाँ बोली थी, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है उपदेश से उदाहरण अच्छा है। अगली जो प्रोवर्ब है हमारी वो क्या है? उपदेश से उदाहरण अच्छा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उपदेश देने से अच्छा है कि आप उदाहरण करके बताओ। मतलब आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, एक्शन करके दिखाओ, तो ज़्यादा वो चीज़ अच्छी होती है, तो ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्टिव होती है।
लोग वो देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर कोई व्यक्ति है जिसको कार चलानी आती है, वो बस कार ड्राइविंग के बारे में आपको बता रहा है कि आपको कार ऐसी चलानी चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन वो चला के नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को बता ही रहे हो तो वो चीज़ आप करके दिखाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसका यही मतलब है इस प्रोवर्ब का कि उपदेश से अच्छा है उदाहरण अच्छा है, कि आप करने से अच्छा, आप मतलब बोलने से अच्छा करके दिखाओ, ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको ये इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया, उपदेश की बात हो गई। प्रिसेप्ट का मतलब होता है एक तरह से एक वचन या नीति वचन जो होता है, वो प्रिसेप्ट का मतलब होता है। तो वही कह रहा है एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन प्रिसेप्ट। ये जो आप बोलते हो, ये आप जो उपदेश देते हो, उससे अच्छा है कि आप एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको करो या एग्जाम्पल दो। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया, जैसे स्विमिंग की बात करें जाए तो स्विमिंग कोई है तो उसको तैरना आता है, लेकिन वो केवल बताता है कि हाँ ऐसे तैरना है, वैसे तैरना है, लेकिन आपको वो करके नहीं दिखा रहा, अब इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा कि उपदेश से अच्छा है कि उदाहरण दो। तो बस इसको याद रखिएगा। जैसे बोलेंगे वंस एक्शन कैन टीच मोर इफेक्टिवली देन अ लेक्चर। मतलब एक किसी के लेक्चर, एक किसी का जो एक्शन है वो ज़्यादा बताएगा, ज़्यादा मोर इफेक्टिवली उसको चीज़ को बताएगा, ना कि एक कोई जो भाषण दे रहा हो। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसको इंग्लिश में जो बोलेंगे वो बोलेंगे एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन प्रेसेप्ट। अब देखिए यहाँ भी कुल मिला के इसका ट्रांसलेशन ही है काफ़ी हद तक, क्योंकि देखिए उपदेश हो गया, उदाहरण हो गया, उदाहरण से देखिए एग्जाम्पल हो गया, उपदेश का मतलब प्रेसेप्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैच कर रही है, तो इसको भी याद करना ईजी होगा। आगे देखते हैं। अगली प्रॉब्लम देखिए, लिखा हुआ है दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो दान में मिली, अगर कोई भी चीज़ हमें अगर दान में मिली है तो उसमें कोई कमी नहीं निकाली जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ को किसी को दान दिया और वो व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि ये आपने ऐसा किया, या ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है, या मुझे और चीज़ वो मिलनी चाहिए थी, तो ये चीज़ गलत है और ऐसा आप नहीं कर सकते। तो बस यही बोला जा रहा है कि दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। और इंग्लिश में देखिए इसका क्या मतलब है। इंग्लिश में इस प्रोवर्ब को बोलेंगे बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स मतलब बेगर्स को चूज करने का अधिकार नहीं है। जो उनको मिल रहा है वो उनको लेना है। वो ये नहीं, वो चूज ही नहीं हो सकते कि उसे इसकी जगह वो चाहिए या उसकी जगह कुछ और चाहिए। तो ये चीज़ है। अब पाकिस्तानी केस में ही ये बात बहुत ही, ये जो प्रोवर्ब है बहुत ही अच्छी सिद्ध होती है। अब पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, जैसे अगर कोई चाइना उसको दे रहा है, तो अब वहाँ जो चाइना से उसको जो भी कुछ मिल जा रहा है वो खैराती है। कुल मिला के बस इतनी सी बात है। अब उसमें भी वो अगर कमी निकालने लगे कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें और अच्छा चाहिए, या हमें ये पैसे नहीं चाहिए, हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो ये गलत बात है। अभी 2022 की बात है, जो अभी हाल में करंट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ। तो उन्होंने, जब वो अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, तो यूएस में एक बार कॉन्फ्रेंस थी, 2022 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने खुद पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोला था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान कंट्री के लिए ये वर्ड का यूज़, ये प्रोवर्ब का यूज़ किया था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो हम कैसे नहीं मान सकते कि ये प्रोवर्ब पाकिस्तान के लिए बहुत सटीक बैठती है। इसको याद रखेंगे कि दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते का जो इंग्लिश में मतलब है, इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है उसके लिए वो है बेगर्स कांट बी चूजर्स। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगली प्रोवर्ब देखते हैं। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखेंगे, नौ नगद ना तेरह उधार। नौ नगद ना तेरह उधार। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है कि नौ नगद का मतलब क्या है कि अगर आज, जैसे नौ नगद का मतलब है कि अगर आज कोई आपकी अगर शॉप है और आप, या आपसे कोई अगर आपने किसी को उधार दिया है और वो अगर आपसे कह रहा है कि उधार लेके जा रहा है और ये बोल रहा है कि हम आज आपको पैसे दे देंगे, और या फिर आप थोड़े दिन बाद रुक जाइए तो हम आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप उधार करने की बजाय जितने नगद मिल रहे हैं उतना लेना ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी है कि आपको भले ही कम पैसा मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ अगर आज मिल जा रही है तो आप वो ले लो, ना कि 13 रुपये उधार करो। अगर आपको 9 रुपये आज मिल रहे हैं तो 9 रुपये आज ले लीजिए, ना कि वो फ्यूचर का मत देखिए कि जो फ्यूचर में हमें जो 13 रुपये मिलेंगे उसके बारे में सोचना है। तो जो चीज़ आज आपके हाथ में है वो इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को देखना है। इंग्लिश में देखिए कैसे बोलते हैं, ए बर्ड इन अ हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। ऐसा क्या मतलब है? ए बर्ड इन द हैंड, ए बर्ड इन हैंड मतलब एक चिड़िया जो कि हाथ में है वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छी है, ना कि टू इन द बुश। टू इन द बुश मतलब दो चिड़िया जो कि झाड़ी में है। तो बात इतनी सी है कि अगर आप चिड़िया पकड़ने गए हैं और मान लीजिए आपके हाथ में एक चिड़िया आ जाती है,
लेकिन आपको क्या दिखता है कि फिर दो चिड़िया ऐसी हैं जो कि अभी भी झाड़ियों में छिपी हुई हैं या झाड़ियों में है। तो आप ये मत करिए कि जो आपके हाथ में है उसको भूल करके उन दो पे ध्यान दे कि यार वहाँ चिड़िया ज़्यादा है, दो चिड़िया हैं, मैं और ज़्यादा पकड़ सकता हूँ। तो उस पर ना ध्यान दे करके आपको इसको संभालना चाहिए, ताकि जो आपके पास आज है, मतलब जो अभी आपके पास है, वो ना चला जाए उन दोनों के चक्कर में। तो बस वही इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि हिंदी में मैंने बताया कि अगर आपको आज 9 रुपये मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कल के 13 रुपये से। और इंग्लिश में जो उसकी कहावत को बोली जाएगा वो बोला जाता है कि आपके हाथ में जो एक चिड़िया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि दो जो आपको बुश में दिखाई दे रही, झाड़ी में दिखाई दे रही। पता चल रहा है कि आप उसको पकड़ने गए तो ये भी हाथ से निकल गई। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी का दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन जो दोनों का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो अलग अलग है। वहाँ देखिए नगद और 9 रुपये और 13 रुपये की बात कर रहा है, और यहाँ जो बात कर रहा है वो एक चिड़िया की बात कर रहा है, दो चिड़िया की बात कर रहा है। तो बस वही चीज़ है जिसमें याद रखेंगे, द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल देन द थिंग्स वी ओनली होप टू गेट। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ना कि वो चीज़ जो चीज़ हमें जिसकी कल हमें पाने की उम्मीद है। तो कीप होल्ड दैट थिंग इन योर हैंड टाइटली। तो कुल मिला के उस चीज़ को अपने हाथ में रखना है और मजबूती से पकड़ के रखना है। देखिए एक बहुत अच्छी कहावत इसमें बोली जाती है, इन सर्च ऑफ गोल्ड डोंट लूज द डायमंड। क्या मतलब इसका? सोने की खोज में हीरा नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ये बहुत काम आती है कि जो पर्सन आज आपके साथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 4 दिन बाद जो कोई और आपको पर्सन मिलेगा जो शायद उससे बहुत अच्छा हो, कैसा भी हो वो। तो वो चीज़ जो है उसको होल्ड करके रखना है और उसको ज़्यादा वैल्यू देनी है। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नो नगद ना तेरे उधार, ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगली प्रॉब्लम। देखिए क्या कहती है अगली प्रॉब्लम। बोलती है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी गंगा जी बह रही है। इसका जो हिंदी मतलब है वो क्या है कि मान लीजिए एक टाइम है जहाँ पे क्या गंगा जी बहुत वहाँ से निकल के जा रही है, किसी गांव से निकल के जा रही हैं, है ना। तो बोलना कि ये कि अभी बह रही है, हाथ धो लो, पता नहीं कल आए या ना आए, ये है मतलब पता चले कुछ दिन बाद गंगा जी सूख जाए वहाँ से, है ना। तो बस वही कह रहा है कि अभी गंगा जी बह रही है तो हाथ धो लो। इसका क्या मतलब है? टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो अभी जो स्थिति है, अभी जो अपने फेवर के जो स्थिति बनी हुई है उसको हमें उसका एडवांटेज लेना है, उसका लाभ उठाना है। तो बस यही इसका मतलब है। अब हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं मेक हे वाइल द सनशाइन। मेक हे मतलब जल्दी करो, या सनशाइन का क्या मतलब हुआ? सूर्य की रोशनी से मतलब है कि सूर्य की रोशनी जब तक है तब तक आप कर सकते हो काम, और उसके बाद ढल जाने के बाद अब वो काम नहीं हो पाएगा। तो यही मतलब है इंग्लिश में। अब देखिए हिंदी में जो मतलब वो चीज़ें हैं, जो जिस चीज़ की बात कर रहा है कहावत में वो चीज़ अलग है, इंग्लिश में जो बात कर रहा है वो भी अलग है, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो सेम है। दोनों का जो मतलब है वो सेम है कि अभी गंगा जी बह रही है तो हाथ धो लो। और इंग्लिश में जो मतलब है वो क्या है? वो उसका मतलब है कि अभी सूर्य निकला हुआ है तो जल्दी से काम ख़त्म कर लो। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये चीज़ हमें देखने को मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो मोदी लहर चल रही थी उसमें क्या था कि उस लहर में सब लोग तैर गए। इसका क्या मतलब था कि कोई भी हो अगर बीजेपी की सीट से खड़ा है तो वो क्या होना, उसे बनना फिक्स है। उनको जो एमपी बनना है वो फिक्स हो गया था। तो फिर वहाँ नाम नहीं देखा जा रहा था, वहाँ बस ये मोदी लहर की बात चल रही थी कि अगर मोदी लहर है तो उसमें सब तैर जा रहा है। तो बस वही कहावत यहाँ सिद्ध होती है कि जो बहती गंगा में हाथ धोने वाली कहावत 2014 के लोकसभा चुनाव में सिद्ध होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम कह रही है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। बात सही है कि जो हर चीज़, जो कोई भी अगर चीज़ चमक रही हो तो सोना थोड़ी ना होगी। बात सही है। तो इसको भी याद रखना है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में तो बोलेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। देखिए इसका भी कुल मिला के ट्रांसलेशन ही किया गया है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकना, ग्लिटर्स का मतलब चमक होती है। तो अगर कोई भी चमक होगी वो क्या होगी? वो सोना नहीं होगी। मतलब अगर पीले रंग से कोई चमक रहा है, ऐसा अगर शाइनिंग कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो सोना ही है। तो ये इसका मतलब है। अब जैसे पर्सन की बात कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति होता है या कोई पर्सन है जो कि बाहर से बहुत ब्यूटीफुल है और मान लीजिए बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पर्सन ही अच्छा है। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि उसकी इनर क्वालिटीज़ कितनी है। अगर उसके अंदर इनर क्वालिटीज़ ही ना हो तो फिर क्या मतलब है ऐसे पर्सन का? तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई पर्सन आपको कोई है, अगर वो बहुत सुंदर है या बहुत अट्रैक्टिव है,
तो इसका मतलब कहीं नहीं माना जा सकता कि वो पर्सन बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो कैसा होना चाहिए पर्सन? ही शुड बी अ मैन ऑफ वर्ड या शी शुड बी अ वुमेन ऑफ वर्ड। ये चीज़ होनी चाहिए उस व्यक्ति में, तब हम मान सकते हैं कि हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति है। मतलब मैन ऑफ हैविंग गुड इनर क्वालिटीज़ या वुमेन ऑफ हैविंग गुड इनर क्वालिटीज़, तब इस कहावत को हम क्या मानेंगे? तब तब उसको मान सकते हैं कि हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, या एक वो जो एक पर्सन है वो अच्छा हो सकता है। तो बस इसको याद रखेंगे कि कोई भी अगर कोई पीली चीज़ है या कोई चमकती हुई चीज़ है, वो सोना नहीं होती है। ये देखिए एग्जाम में भी कभी-कभी पूछा जाता है, ये आपका एरर्स में आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या क्या पूछेगा ऑल विच। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लगा देगा? दैट की जगह लगा देगा विच। क्या लगा देगा? विच। तो पूछेगा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है? विच नहीं होता, विच की जगह क्या होता है? दैट होता है। तो ये हो जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये इसकी कहावत का असली मतलब होता है। इसको भी याद रखेंगे, एरर में कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन देखिए हमारा यही समाप्त होता है। इससे पहले हमारे 2 सेशन और इसमें हो चुके प्रोग्राम में। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।